गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने कल NSDL और CSDL के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम कमोडिटी मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कमोडिटी होती क्या है, और इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वह है हिस्ट्री ऑफ कमोडिटी मार्केट। तो आइए चल देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है कमोडिटी मार्केट की, और कमोडिटी होता क्या है। तो जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ कमोडिटी, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक वस्तु को एक प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, और अन्य वस्तुओं के प्रोडक्शन में एक इनपुट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें डिफरेंट प्रकार के मार्केट्स में खरीदा, बेचा या व्यापार किया जाता है। कमोडिटी कच्चे माल होते हैं जिनका यूज दुनिया भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रोडक्ट के रूप में, एक वस्तु के रूप में कहा जाने वाला एक वाणिज्यिक मूल्य चाहिए, मूल्य होना चाहिए। उसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है एक प्रोडक्ट का, एक वस्तु के रूप में। अगर जब हम उसको कहते हैं ये एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, तो उसका कोई ना कोई मूल्य जो है, कमर्शियल मूल्य निर्धारित होना चाहिए। तो विविध निवेश पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में जो फाइनेंस मार्केट में वस्तुओं का कारोबार किया जा सकता है। दो मेन टाइप का कमोडिटी होता है, एक होता है एग्री प्रोडक्ट्स, एक होता है नॉन एग्री प्रोडक्ट्स। तो जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे मक्का, गेहूं, कॉफ़ी, कोको, चीनी और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पाद और पशुधन, इनको कमोडिटी मार्केट में रखा गया है ट्रेडिंग के पर्पस से। दूसरा होता है नॉन एग्री कमोडिटीज, प्राकृतिक संसाधन जिन्हें खनन या संसाधित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, रबर हो गई। ये खनन से आते हैं, नॉन एग्री कमोडिटी है। प्रोडक्शन इसका ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये खनन खोदे जाते हैं। जैसे कच्चा तेल भी यहाँ पर खनन में है, सोना है, चांदी है, रबर है, ये सब खनन से निकलता है। वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं के आवश्यक फैक्टर के रूप में कार्य करती हैं। वो इंडस्ट्रियल और घरेलू प्रोडक्ट्स और खाद्य पदार्थों दोनों के लिए ब्लॉक बना रहे हैं। मांग को पूरा करने के लिए उन्हें दुनिया भर में भेज दिया जाता है, क्योंकि सभी देश अपनी ज़रूरत की हर वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते। जलवायु, मौसम, संसाधन जैसे पहलू वस्तुओं के उत्पादन और खपत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांग आर्थिक कारकों और उपभोक्ता आदतों के बीच एक कड़ी से प्रभावित होती है, इसलिए कमोडिटी की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव की संभावना है। वस्तुओं में वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रारूपित करने और लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने की क्षमता होती है। विश्व समुदाय कुछ वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग की पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लागत और समाज पर प्रभाव से चिंतित है। व्यापारिक वस्तुओं के लिए भौतिक बाजार स्थान को पूरी दुनिया में कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बदल गया है।
तो व्यापारिक वस्तुओं के लिए भौतिक बाजार स्थान को पूरी दुनिया में कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा कमोडिटी एक्सचेंज बनाए गए, जिसके द्वारा प्रोवाइड किए गए वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बदल दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सोने, चांदी और तेल आदि के लिए एक समृद्ध बाजार था। भारत सरकार ने 1960 के आसपास कमोडिटी व्यापार बंद कर दिया और इसे 2003 में फिर से पेश किया गया। दुनिया में करीब 50 कम्युनिटी बाजार हैं जो करीब 100 प्राथमिक उत्पादों का कारोबार करते हैं। भारत में 3 राष्ट्रीय स्तर और 24 क्षेत्रीय एक्सचेंज हैं जो लगभग 60 वस्तुओं में व्यापार की अनुमति देते हैं। द 3 नेशनल एक्सचेंज, एक आपका है राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीनों एक्सचेंजों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेटलमेंट और एक राष्ट्रीय उपस्थिति है। मुंबई में स्थित MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। कमोडिटी बाजार हाजिर बाजार या व्युत्पन्न बाजार हो सकता है। स्पॉट मार्केट में तत्काल डिलीवरी के साथ विशिष्ट वस्तुओं की खरीद या बिक्री शामिल है। ये वास्तविक उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों को द्वारा किया जाता है। अब बेनिफिट्स ऑफ कमोडिटी फीचर मार्केट, तो मूल की खोज और एक कुशल मूल जोखिम प्रबंधन किसी भी शेयर वायदा विनिमय बाजार के मुख्य उद्देश्य होते हैं। बहुत सारे व्यवसाय और सेवाएं सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हैं। एक्सचेंज में दी जाने वाली वस्तुओं में व्यापार करने वालों के साथ साथ जिनका वायदा यानी शेयर जिसको बोलते हैं वायदा व्यापार, वायदा कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, वो लाभान्वित होते हैं, वो डिविडेंड होते हैं। जैसे एक होती है प्राइस डिस्कवरी, तो मूल्य की खोज, विशिष्ट बाजार जानकारी, मांग और आपूर्ति संतुलन, मौसम पूर्वानुमान, विशेषज्ञ विचारों और टिप्पणियों, मुद्रास्फीति दरों, सरकारी नीतियों, बाजार की गतिशीलता, आशंकाओं पर आधारित है। खरीदार और विक्रेता वायदा एक्सचेंजों पर व्यापार करते हैं। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार के एग्जीक्यूशन से किसी विशेष वस्तु के उचित मूल्य का आकलन होता है। प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, मूल्य जोखिम प्रबंधन का सबसे आम तरीका हेजिंग है, यानी कि प्राइस रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, इसका सबसे आम तरीका हेजिंग है। ये मेथड प्राइस रिस्क प्रोवाइड करती है जो हाजिर बाजार में अनुवांशिक है, पार्सल है। ये वायदा बाजार में एक समान लेकिन विपरीत स्थिति लेकर कार्य करता है, जैसे कि प्रतिकूल मूल्य परिवर्तन वायदा बाजारों द्वारा सुरक्षित है। इससे उनके व्यवसाय की लाभप्रदता में कटौती हो सकती है। हेजिंग लाभ जो किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, निर्माताओं, निर्यातकों, आयातकों आदि जैसे वस्तुओं के व्यापार में शामिल है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। वायदा बाजार निर्यातकों को अपने मूल जोखिम को हैज करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भौतिक व्यापार में शामिल व्यापारी आगे की खरीदारी करना चाहते हैं। भौतिक बाजार की खरीद से उन्हें मूल जोखिम का रिस्क हो सकता है, प्राइस रिस्क का रिस्क हो सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप नुकसान भी हो सकता है। वायदा बाजार निर्यातकों को भौतिक बाजार में खरीदारी के लिए सही समय का वास्तविक खरीद के लिए अस्थायी रूप से रिप्लेसमेंट करके उनकी प्रस्तावित खरीद को हैज करने में मदद करता है। वायदा बाजार की अनुपस्थिति में ये समय लेने वाला और महंगा फिजिकल लेन देन होगा। इसके बाद दूसरा आता है प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग, कीमत का लचीलापन कुछ वस्तुओं की मांग को कंट्रोल करता है। आयात के उभरते मुक्त प्रवेश के साथ निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बाजार हिस्से की सुरक्षा के लिए कीमतें स्थिर रहें। निर्माता को तेल के गंभीर अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों और वायदा बाजार की अनुपस्थिति में मूल्य स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच पकड़ा जा सकता है। अन्य लाभदायक निवेश करने के लिए पर्याप्त वित्तीय भंडार का उपयोग किया जा सकता है। बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स एग्रीकल्चरलिस्ट, तो इससे फार्मर के लिए क्या बेनिफिट्स है, एग्रीकल्चरल्स के लिए क्या बेनिफिट्स है। देखिए, वायदा बाजार के अभाव में कीमतों में अस्थिरता का सीधा असर किसानों पर पड़ता है। प्राकृतिक कीमतों में उतार चढ़ाव के खिलाफ कवर करने के लिए बड़े भंडार की आवश्यकता नहीं है। मार्केटिंग या प्रोसेसिंग मार्जिन से जुड़े जोखिम प्रीमियम को कम करते हुए उत्पादन पर अधिक रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। व्यापारियों और संसाधकों द्वारा मूल्य में वृद्धि काफ़ी हद तक किसानों के लिए उपलब्ध मूल्य की जानकारी पर निर्भर करती है। जैसे सोने का रेट है, अगर नॉन एग्रीकल्चर की बात करें तो इस समय सोने चांदी का रेट आप लोग देखते होंगे कि उतार चढ़ाव मार्केट में बना रहता है। कभी 2-2 हज़ार रुपये सोने के दाम घटते हैं। इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम को भी अगर आप देख लें तो वो डिपेंड करते हैं कच्चे तेल पे, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, डे बाई डे बढ़ रहे हैं। ये नॉन एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप खुद देखते हैं कैसे उनमें उतार चढ़ाव बना रहता है, आता रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप बारीकी से समझिए। न्यूज़ में देखते होंगे आप लोग कि कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ सोने से, चांदी से रिलेटेड, कच्चे तेल से रिलेटेड, पेट्रोल और डीजल के दाम से रिलेटेड चीज़ें आपको पर्याप्त होती मिलती होंगी। तो जिसमें आप ये देखते होंगे कि सोने और चांदी के दाम में प्रतिदिन गिरावट आ रही है। तो जब कोई व्यापारी अगर ज़रा सोचिए कि पहले के किसी मूल्य में उसने लिया होगा और रेट बढ़ता चला गया तो उसने कंसिस्टेंटली काफ़ी लाभ कमाया, और पिछले 3 महीने से आप देख रहे होंगे कि उसके रेट कुछ न कुछ घट रहे हैं। तो अगर घटने और बढ़ने के क्रम को देखा जाए तो बढ़ने का क्रम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन उसके परसेंटेज कम रहे और घटने के क्रम ज़्यादा रहे, जिससे आम आदमी को थोड़ा फ़ायदा इसका मिला। लेकिन जो व्यापारी हैं वो डिपेंड करता है। इसी तरह देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो जिसने कहा कि व्यापारी हो चाहे संसाधकों द्वारा मूल्य में वृद्धि काफ़ी हद तक किसानों के लिए उपलब्ध मूल्य की जानकारी पर निर्भर करती है। जैसे आप किसी मार्केट में आप जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में, वो थोक मार्केट है, आप देखते हो कि किसी एक टोमेटोज को ले लो, उस टोमेटोज को ले लो तो टोमेटोज में हम क्या देखते हैं
टोमेटोज में हम ये देखते हैं कि कैसे उसका रेट आज के दिन कितना रहा, कल का हमें मालूम नहीं होता है। तो डिपेंड करता है, वो लोग भी देखते हैं कि अगर टोमेटोज़ के रेट अगर मेन मंडी में देखा जाए, जो एक हमारी नेशनल मंडी है, वहाँ से अगर डिसाइड करें कि अगर 20 रुपये केजी अगर मंडी से उठ रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक आम आदमी को 60 रुपये केजी तक मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये सब व्यापारी लोग अपना रेट घटाते बढ़ाते रहते हैं। किसानों को लाभ होता है क्योंकि वायदा विनिमय का एक उद्देश्य इन कीमतों को यथासंभव उपलब्ध कराना भी है। दूसरी चीज़ ये कि उत्पादन में गिरावट काफ़ी हद तक बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य की जानकारी से प्रभावित होती है। जैसे हम कहते हैं कि क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी है, तो जो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इक्विपमेंट के अभाव में फंड करना एक रिस्क भरा व्यावसायिक गतिविधि बन जाता है। जैसे कोई उपकरण है बहुत ही हाई रिस्क है उसका, तो उसमें अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है और आप उसमें आप फंडिंग करते हो, तो एक रिस्क आपके व्यापार में बन सकता है। कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव से भी कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। बैंक कमोडिटी ट्रेडर्स को फंड देने से कतराते हैं, खासकर वे प्राइस रिस्क को मैनेज नहीं करते। ब्याज दरें तब अधिक होती हैं जब बैंक उन लोगों को निधि देने के लिए आगे आते हैं, तो मूल आपका रिस्क का मैनेजमेंट नहीं करते, तो प्राइस जो रिस्क का वो मैनेजमेंट नहीं करते। हेजिंग जो वायदा बाजारों के माध्यम से संभव है, कमोडिटी उधार में छूट दर में कटौती करेगी। अब जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो 5 चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, 5 कमोडिटी मार्केट के जो फीचर्स हैं। तो कमोडिटी की जो क्वालिटी को हम ग्रेड में अपग्रेड करने और बढ़ाने का एक वैलिड कारण जो एक्सचेंज द्वारा एक्सेप्ट है। जैसे ग्रेडिंग सुविधाओं के लिए और उससे रिलेटेड बेनिफिट्स के साथ डिलीवरी को कैपेबल करने के लिए वेयर हाउस बने हुए हैं। क्योंकि मान लीजिए आप एक साथ ट्रक माल अगर आप कहीं रख, सपोज करिए कोई किसान होता है अपना अनाज वगैरह वेयर हाउस में रखता है ताकि वो सुरक्षित रहे, और जब रेट ओपन होते हैं मंडी से वेयर हाउस से, तब उसको मार्केट में उतारने की कोशिश करता है, या फिर उसको लगता है कि मुझे मंडी में ही वो रिलायबल रेट मिल जाता है तो निकालने की कोशिश करता है। वेयर हाउस में सिर्फ आपके प्रोडक्ट की सुविधा होती है। जब कभी भी उसको निर्यात करना हुआ या लोकल मार्केट में ही प्रोडक्ट को बेचना हुआ तो रेट के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी होता है। दूसरी बात क्या है कि प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव्ड होती है तो उसके रेट भी आपके काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हैं। तो कमोडिटी की क्वालिटी को ग्रेड में अपग्रेड करने और बढ़ाने का एक वैलिड कारण है जो एक्सचेंज द्वारा एक्सेप्ट होता है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका रेट इतना होना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करता है। अपग्रेडिंग फैसिलिटीज और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स के साथ डिलीवरी को सक्षम करने के लिए वेयर हाउस बने हैं। उन वेयर हाउसों के आधार पे आप प्रोडक्ट को वहाँ स्टोर करके और अपने ग्रेडिंग की सुविधा को बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के आधार पे, जिससे बाद में इसका लाभ उनको मिल सके। ये चीज़ें होती हैं आपके। तो ये प्रॉपर एक हिस्ट्री थी। अब जैसे मान लो एक क्वालिटी है, तो अभी क्वालिटी आपका जो स्टैंडर्ड है इस शर्तों पे सहित कम्युनिटी व्यापार का एक इक्वल मानकीकरण सुनिश्चित करता है। एक्सचेंज प्रमाणित गोदामों द्वारा जारी किए गए क्वालिटी प्रमाण पत्र भौतिक व्यापार के नियम बनने की क्षमता रखते हैं। वेयर हाउस डिसाइड करता है कि किस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से वो फिर मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बिक सकता है। ये चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं जिसको हम देखते हैं। तो ये एक बेसिक
थी, जिसे हमने इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी आपने देखा, आपने बेनिफिट्स ऑफ फार्मर एग्री कैपिटलिस्ट भी देखा कि कैसे प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग है, कीमतों का लचीलापन कुछ वस्तुओं की मांग को कंट्रोल भी करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस में देखें कि कैसे हम हैच करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार को हम शामिल करते हैं कि खरीदना है, बेचना है, वो चाहे तो कर सकता है इस कम्युनिटी एक्सचेंज के माध्यम से। और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट जो आपने देखा कि सबसे आम तरीका हैजिंग है। हैजिंग के थ्रू प्राइस रिस्क मैनेजमेंट आप मेंटेन कर सकते हैं। ये तो प्राइस रिकवरी है जिसके बारे में बताया था कि प्राइस डिस्कवरी कैसे हमें मालूम चलेंगी। तो आप मूल्य की खोज कर रहे हो तो स्पेशल मार्केट जानकारी आपके पास होती है, डिमांड्स होनी चाहिए, है ना, कितना संतुलन है, मौसम का पूर्वानुमान, मौसम के अकॉर्डिंग विशेषज्ञों का विचार, उनकी टिप्पणियाँ, आपका इन्फ्लेशन, सरकारी नीतियों को, बाजार की गतिशीलताओं को, आशाओं को, आशंकाओं पर आधारित होती है। तो खरीदार और विक्रेता वायदा एक्सचेंजों पर व्यापार करते हैं, तो उनके पास ये प्राइस डिस्कवरी वो ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि आज इतना क्या रेट रहा, इस रेट का मैंने खरीदा, इस रेट का मैंने बेच दिया, ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो जो कम्युनिटी फीचर मार्केट है वो यही है, बेनिफिट्स हैं, प्राइस डिस्कवरी है। मैं सारा आपको बताया पूरे 5 जो कम्युनिटी के फीचर्स मार्केट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। और 3 तरह के नेशनल एक्सचेंज होते हैं, राष्ट्रीय कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम्युनिटी से रिलेटेड था कि कम्युनिटी एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ये इसके बारे में मैंने आपको ये डिस्कशन दिया जो आपने इसको देखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, कल मैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।